हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारी सीडीपी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पर हमने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आज हम ये 7 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट में रिपीटेड पीवाईक्यूज़ हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू से लिए हैं और यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम को भी कंसीडर किया गया है। इसमें से आपके यूपी टेट एंड ओटेट के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आपके लिए, एंड सीटेट तो आपका है ही। और आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली सीटेट के अगर आपने 10 इयर्स के या 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको स्टेट के टेट एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं बन के आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम के लिए सेम रहते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपने सीटेट के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉडल। यहाँ पर लिखा हुआ है सेफलोकॉडल का मतलब यहाँ पर होता है इट डिस्क्राइबिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड मोटर कंट्रोल। ओके, सेफलोकॉडल इज डिस्क्राइबिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड मोटर कंट्रोल। ओके, तो suggested that development proceeds from center to outward, proceeds from head to toe, occurs at same rate among all individuals, is a क्वेश्चन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। Which of the following is a heredity factor which influences development? हेरिडिटी का मतलब होता है यहाँ पर, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ पर इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़ पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड में जो है क्वालिटीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं उन्हीं को कहा जाता है हेरिडिटी। सो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट? ऐसा कौन सा हेरिडिटरी फैक्टर है जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर सोशल पॉलिसीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बायोलॉजिकल मैचुरेशन या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 123। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन? छोटे बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी एजेंट क्या होता है? बुक्स होती हैं, सिनेमा, पेरेंट, वर्क प्लेस या फिर फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैमिली। फैमिली यहाँ पर एक तरह से बच्चे के लिए प्राइमरी एजेंट का काम करती है। ओके, सो फैमिली इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 124। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन बिकम केपेबल टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट प्रॉब्लम्स एट विच स्टेज? ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसके टोटल 4 स्टेजेस हैं। इनकी थ्योरी जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। यहाँ पर उसके नाम दिए हुए हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये चारों स्टेज जो हैं ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। सेंसरी मोटर एज है आपका 0 से 2 इयर्स। 0 से 2 इयर्स एज ग्रुप के बच्चे आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। देन सेकंड इज 2 to 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 इयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल
स्टेजेस 12+ ईयर के बच्चे यहाँ पर आते हैं इसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, so according to Jean Piaget's theory of cognitive development, most children become capable to think logically and concrete problems at concrete operational stage. Okay, अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको यहाँ पर इनकी थ्योरी या फिर इनके 4 स्टेजेस के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स को पकड़िए। ये जो लिखा हुआ है इधर पर कंक्रीट प्रॉब्लम्स, तो जैसे ही आप कंक्रीट प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पता चल जाएगा। वैसे बीएड का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको जीन पियाजेट के बारे में और उनकी थ्योरी के बारे में ना पता हो, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, recombining and rearranging of behaviors and thoughts into coherent system is called, ये एक तरह से डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। जीन पियाजेट्स के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से डेफिनेशन हो गई है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है अगेन। कम टू क्वेश्चन नंबर 126। Lev Vygotsky gave significant importance to dash in development of thinking and learning। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि लेव वाइगॉट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो इनकी थ्योरी जो है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इनकी थ्योरी का नाम है। लेव वाइगॉट्स्की गिवन अ थ्योरी विच इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, सो इन्होंने एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस दी है, किसको दी है भाई? 126 नंबर में, कल्चरल टूल्स। ओके, लेव वाइगॉट्स्की give significant importance to cultural tools in development of thinking and learning। thinking and learning के development में इन्होंने significant importance किसको दी है? cultural tool को दी है यहाँ पर। ओके, now come to question number 127। In Lev Vygotsky's theory, the strategy of simplifying question, giving clues and telling initial steps to solve a question helps them in overcoming the obstacles of solving a given question is referred to as। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? स्कैफोल्डिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन देना। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना। ओके, वेयर टीचर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट। एक तरह से टीचर जो है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा या फिर उनको सपोर्ट करेगा, उसी चीज़ को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आप इस वर्ड का मतलब पहले समझिए। वह यहाँ पर क्वेश्चन में वही चीज़ कही गई है कि लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे को क्या क्लूज दिए जा रहे हैं और उसकी हेल्प की जा रही है, उसको इनिशियल स्टेप्स बताए जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ऑब्स्टेकल से ओवरकम करने के लिए ये एक बच्चे को क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करी जा रही है। तो उसको क्या कहा जाएगा? स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 128। लॉरेंस कोलबर्ग इवेल्युएटेड द डैश अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। लॉरेंस कोलबर्ग ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग इवेल्युएटेड द डैश अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ऑप्शंस है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ प्रेज ऑन इमोशंस, factors influencing physical development on moral reasoning, the last one is course of emotional development। अब आपको यहाँ पर आंसर का पता चल ही गया होगा।
ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग इवेल्युएटेड द डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग among children and adults. Okay. Now come to question number 129. Which of the following aspect should be promoted by a teacher among her students? ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको क्या करना चाहिए भाई, प्रमोट करना चाहिए एक टीचर को? पैसिव इमिटेशन, पैसिव यहाँ पर होगा ही नहीं, पैसिव होता है एक्टिव का अपोजिट। एक्टिव का अपोजिट है यहाँ पर पैसिव, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय, बेकार, वेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं वेस्ट, बेकार, निष्क्रिय। ठीक है, तो पैसिव यहाँ पर होगा नहीं। रोट मेमोराइजेशन मतलब होता है रट्टा मारना। तो क्या टीचर बच्चों को ये बोलेगा कि आज का असाइनमेंट ये है आपका, इसको सब कोई सॉल्व करो, उसके बाद समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट लेना सब कोई, मैंने आज जो क्लास में पढ़ा है इसको रट लो सब कोई? तो क्या ये सही है? गलत है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन है हाई कंपटीशन, ये भी गलत हो जाएगा। सो 129 का करेक्ट आंसर है बच्चों के बीच में टीचर को क्या प्रमोट करना चाहिए? नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में बढ़ावा देना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 130 इज एज पर रीसेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट tests are not appropriate to assess an individual's intelligence because they are often valid, reliable, culturally biased और comprehensive। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है IQ, इस पे बहुत सारा फेवरिज्म का आरोप लगता है, यहाँ पर इसको बायस्ड कहा जाता है एक तरीके से। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात जब भी आएगी तो वहाँ पर अगर ऑप्शन में बायस्ड लिखा हो, फेवरिज्म का ऐसा कुछ लिखा हो कि फेवर किया जाता है, नॉट अप्रोप्रिएट जैसे वर्ड्स आएंगे, तो वो आपका इंटेलिजेंस IQ के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, यहाँ पर IQ टेस्ट का फॉर्मूला है MA/CA × 100। ये फॉर्मूला भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको MA की वैल्यू या फिर CA की वैल्यू गिवन हो और आपको IQ निकालना हो, या फिर IQ गिवन हो MA या CA में से कुछ निकालना हो। MA मीन्स यहाँ पर हो जाएगा मेंटल एज और CA मीन्स यहाँ पर हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 है लैंग्वेज एंड थॉट इंटरैक्ट इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज। Language and thought develop independent of each other. Language and thought have no influence on an individual's development. या फिर language and thought interact only in a fixed and uniform way. So your correct answer is option number A. Language and thought interact in many significant ways. Option number A is your correct answer. Come to question number 132. Around what age do children जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल? कौन सी एज में बच्चों को जेंडर रोल के बारे में एक तरह से एक सेंस हो जाती है, मतलब उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, मेल एंड फीमेल का डिफरेंस उनको पता चलने लगता है, ऐसी कौन सी एज है? ओके, सो वो एज होगी 4 years की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 133। टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लास एनवायरनमेंट विच। एजुकेशन में इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए एक टीचर को कैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए? ऑप्शंस हैं आपके नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे नर्चर्स का मतलब होता है टेकिंग केयर का सेंस यहाँ पर बनता है। नर्चर मीन्स एक तरह से टेकिंग केयर, टेक केयर बोल सकते हो आप, है ना, वो वाला सेंस बनता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी है प्रमोट्स स्टीरियोटाइप्स एंड लेबलिंग, nurtures entity belief about ability, promotes competition, promote competitive feeling among student। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लास एनवायरनमेंट विच नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 134।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको आपके सीटेड रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। और हमारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो सारे PYQs के फॉर्म में हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ उनके ऑप्शंस भी अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किए जाएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आपकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी। सो आवर क्वेश्चन नंबर 134 इज to utilize assessment as assessment for learning, it should be done mainly. To utilize assessment as assessment for learning, it should be done mainly as an ongoing activity after completion of half syllabus at the end of the session only, at beginning of the session. क्या सेशन के बिगिनिंग में ऐसा करना चाहिए या फिर सेशन के एंड में ऐसा करना चाहिए या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऐसा करना चाहिए? नहीं, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, इट शुड बी डन मेनली एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, the rest all the options are false, only option number A is the correct one. Okay, now come to question number 135. Which of the following questions will be helpful in promoting critical thinking among students? बच्चों के अंदर critical thinking को कौन डेवलप करता है? यहाँ पर आपके 4 questions आपको given है। ऐसे कौन से questions हैं जो बच्चों के अंदर critical thinking को promote करते हैं, critical thinking को डेवलप करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर? ये स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? सी नंबर इज हाउ कैन वी अवॉइड वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर? फोर्थ ऑप्शन इज ऑन विच डेट इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? ओके, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेगा? प्रमोट करने में एक तरह से हेल्प करेगा। हाउ कैन वी अवॉइड वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर? इससे क्या होगा? बच्चों के सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनसे क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से बच्चों की डेवलप नहीं हो रही है। बस ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंड एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136. फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है। जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं उनके बीच में एक सक्सेसफुल इंक्लूजन, मतलब सारे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करें, सबकी लर्निंग एक साथ हो, एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो, उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? 4 ऑप्शंस आर गिवन। चारों ऑप्शन को पढ़ के आपको आंसर देना है कि क्या चीज़ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए है टीच देम इन अ सेपरेट सेक्शन ओनली। उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके आपको उनको पढ़ाना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी नंबर है प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग देम। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हमको क्या करना चाहिए भाई? प्रमोट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। सी भी देख लेते हैं। इग्नोर द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चों की जो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको हमको इग्नोर करना चाहिए एज अ टीचर। बिल्कुल गलत बात है ये, हमको ऐसा नहीं करना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी मेक ट्यूशन टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपलसरी फॉर देम। स्कूल के बाद उनके लिए ट्यूशंस कंपलसरी कर देने चाहिए। क्या ये सही है? ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 है स्टूडेंट्स विद डिसकैल्कुलिया आर लाइकली टू फेस चैलेंज इन। जिन बच्चों को डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है वो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? सबसे पहले आपको इस वर्ड का यहाँ पर मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंट लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। एक तरह से ये न्यूरो डेवलपमेंट लर्निंग डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर, जिसमें क्या होता है, जहाँ पर बच्चे नंबर्स को समझने में 1 2 3 4 XYZ, ओके, जहाँ पर बच्चे नंबर्स को समझने में, मैथ्स के फैक्ट को समझने में
और कैलकुलेशंस को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ये डिसऑर्डर होता है, उसी को ये डिसऑर्डर बोलते हैं। NLD का मतलब यही होता है कि उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, नंबर्स रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है उनको, और मैथ के फैक्ट्स जो हैं वो लर्न नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब आप शायद करेक्ट आंसर तक पहुंच गए होंगे। दे फेस चैलेंज इन मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 138, which of the following provisions becomes a barrier for inclusion of students with visual impairment? बैरियर मीन्स होता है यहाँ पर रुकावट, टू ब्रेक। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिन बच्चों को थोड़ा कम दिखाई पड़ता है या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, जिनको विजुअली कुछ प्रॉब्लम है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैरियर का काम करेंगी, एक तरह से रुकावट का काम करेंगी उन बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयरमेंट हैं, उनकी पढ़ाई के लिए या उनके एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए। चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पर एक बैरियर का काम करेगी, रुकावट का काम करेगी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेल बुक्स। ये क्या होता है, ये एक प्रिंटिंग बुक होती है जहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी ऊपर निकली हुई रहती है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चे क्या करते हैं, उसको छू छू के वो वर्ड्स का पता लगा पाते हैं, वर्ड्स को समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, सो ब्रेल बुक्स तो उनको हेल्प करेगा, ये तो बैरियर तो हो नहीं सकता ये ना, ये तो हेल्प करेगा उन्हीं बच्चों के लिए है। टैक्टाइल मैप का भी वही काम है, इसमें लेआउट्स बने होते हैं, वो भी पेज से थोड़े उभरे हुए बने रहते हैं ताकि बच्चे उनको छू छू कर उसको पता लगा पाएंगे। ठीक है। असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब का मतलब है एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल देख नहीं सकता है, तो फिर इसकी जो नॉलेज है, इसको जो भी आता है, इसने जो भी पढ़ाई की है विद द हेल्प ऑफ ब्रेल बुक, टैक्टाइल बुक या किसी भी चीज़ से, तो वो क्या करेगा, एक असिस्टेंस जो होगा, एक स्क्राइब जो होगा, वो इसकी बोली हुई बातों को क्या करेगा, लिखेगा, वो इसकी बोली हुई बातों को लिखेगा, ये बोलेगा और ये जो हैं भाई स्क्राइब महोदय जो हैं ये बैठकर लिखेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, सो असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब इसी को कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर एक तरह से बैरियर का काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी है रिटन एग्जाम। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को क्या रिटन एग्जाम में यहाँ प्रॉब्लम होगी, वो एक तरह से इनके लिए बैरियर का काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑटिज्म मीन्स एक तरह से होता है सेल्फ फोकस्ड, आत्म केंद्रित, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ फोकस्ड, आत्म केंद्रित होता है ये। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तरह का डिसऑर्डर भी होता है यहाँ पर, ASD करके, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शंस है यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, हाई कम्युनिकेबल स्किल। फोर्थ ऑप्शन इज अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रूटीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपीटेटिव बिहेवियर। ओके, सो रिपीटेटिव बिहेवियर इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। Now come to the last question of this video, question number 140. Resma started to read independently at the age of 3 and has read every book she could get her hands on. रेशमा इज शोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या स्टोरी बोली जा रही है कि रेशमा एक 3 साल की बच्ची है जो कि अभी अभी पढ़ना स्टार्ट की है और वो किसी भी बुक को वो इंडिपेंडेंटली अच्छे से पूरा पढ़ लेती है और शी कुड गेट हर हैंड्स ऑन, और वो अच्छे से उन चीज़ों को समझ भी लेती है, मतलब उस पढ़ने के बाद उसका कोई वहाँ पर डाउट नहीं रह जाता है। तो रेशमा के लिए यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो हो रही है, ऑटिज्म
गिफ्टेडनेस, डिसलेक्सिया या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ऑटिज्म का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक तरह से आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ फोकस्ड। रेशमा के बारे में ये वाला सेंस नहीं बन रहा है। गिफ्टेडनेस मीन्स होता है टैलेंटेड, तो यहाँ पर रेशमा गिफ्टेडनेस कैटेगरी में आ जाती है, टैलेंटेड है वो, ठीक है। डिसलेक्सिया नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको CDP, मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश पेडागोजी एंड आपको यहाँ पर सीटेट के 2018 से 2025 के सारे क्वेश्चंस पेपर जो हैं आपके PYQ, वो यहाँ पर विद डिटेल उनका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है अपकमिंग वीडियोस में। यहाँ पर आपको मैं सारे PYQ सॉल्व कराऊंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर आपका OTET एंड OSTET 2025 में अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी भी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।